ये नहीं पता चलता सही पढ़ते कौन। दो और दो चार करने के हलो के प्रोग्राम बनाते रहते हैं बच्चे, एक लूप का प्रोग्राम बना, एक का प्रोग्राम, वो बच्चे खुद डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने क्यों सीखा। ये जो वेबसाइट बनाना ये सब करना है सर, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। एआई रोबोट्स के क्या केस लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ रहा है सर, तैयार है सर, अभी ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। ओह, जय हिंद। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर है, और वो टॉपिक हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, मैं जब फाइनल ईयर में था 2002-2003 के बीच में, तो हम सब ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस सब्जेक्ट को हमने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई की थी, क्योंकि वो सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट था वीएलएसआई से, एम्बेडेड से, एनालॉग से, डिजिटल से। बट आज 20 साल बाद वो एक सब्जेक्ट हम सबकी लाइफ का हिस्सा बन गया है, और वो इतना वाइड है, इतना डीप है, जितना भी आप एंट्री करते जाओगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एआई, जॉन मैकार्थी 1955-1956 में उसको उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज हम सब कहीं ना कहीं एआई से ही जुड़े हुए हैं। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, एटलस। उसमें कैसे एक एआई को नेगेटिव में दिखाया गया, लेकिन अभी तक हम सब ने एआई को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखा हुआ है। ओके, सो आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर दैट। टुडे आई हैव इनवाइटेड वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री पर्सन इन दिस डोमेन। ओके, सो मैं डिस्कशन उनके साथ ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम एआई के डीप में नहीं जाने वाले टेक्निकल। हम यहाँ पे एआई जो बच्चे सीख रहे हैं, एमएल, डेटा साइंस जो वो सीख रहे हैं, उसमें क्या गैप्स हैं, उन गैप्स को पे वर्कआउट करना, सो डैट वो इंडस्ट्री में जाकर जॉब ले सके। सो हेलो सर। हेलो एवरीवन। सो थैंक यू, आपने आज के लिए टाइम निकाला हमारे लिए। तो सर, बिफोर डिस्कशन थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपने इस डोमेन को चूज़ किया, आपकी जो जर्नी थी स्पेशली टू डेटा साइंस, एमएल, एआई, कैसे आपने स्टार्ट किया? देखिए 2006-2007 से हम लोग इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। ओके। तो बिफोर दैट आई वाज मेनली विद द एकेडमिक्स। ओके। एंड 2006-2007 में वी स्टार्टेड 2 कंपनीज। वन इज रिलेटेड विद आईटी, ओके, विजार्ड इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ओके, जहाँ हमारा टच आया कि किस तरह से हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, स्पेशली टू दिस डोमेन। पहले हमने आईटी से स्टार्ट किया, जो उनकी रिक्वायरमेंट आती थी कि ओके। फिर अलग अलग तरह के सेक्टर्स हमारे पास आए। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट, सर्विस सेक्टर। ओके। फिर उनके उन्होंने जब आइडिया लिया कि सर हम और क्या कर सकते हैं, ओके। तो वी थॉट ऑफ कि भाई इनके लिए हमें सर्विस प्लान करने हैं। मतलब उनको खुद को आइडिया नहीं कि उनको बिजनेस को हम क्या दे सकते हैं, आइडियाज़ उनको क्या दे सकते हैं। देन उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान की कि इसमें आप क्या चीज़ एड ऑन की जा सकती है। ओके। तो सबसे पहले था कि उनको डेटा को इस तरह से कैसे यूटिलाइज किया जाए, डेटा कहाँ से लाया जाए जिससे उस बिजनेस की ग्रोथ की जाए। ओके। तो सबसे पहले चीज़ वहीं से स्टार्ट हुई। तो डेटा, सबसे पहले डेटा से स्टार्ट हुई। एनालिस्ट, सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट हुआ। ओके, कि एनालिसिस। उनके पास ऑलरेडी कुछ पुराना डेटा था उनके बिजनेस का, ओके। उसको कैसे यूज़ किया जाए। ओके। और जो मशीन लर्निंग का जो कंसेप्ट एक्चुअली यहीं से आया। ओके। वो जानना चाहते थे कि सर ये पिछले 20 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। ओके। हमने उनसे पूछा कि भाई कुछ डेटा है आपका इस बारे में, जैसे आपने बिजनेस किया, फाइनेंशियल्स हैं आपके, बैलेंस शीट्स हैं आपकी, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा है। ओके। तो काफ़ी कुछ डेटा उन लोगों ने, जैसे जैसे एक्सेल शीट्स में, वर्ड फाइल में, पीडीएफ्स में, बहुत सारा डेटा था उनके पास। ओके, फाइन। उस डेटा को हमने गैदर किया और एक डेटा वेयरहाउस छोटा सा बनाया उनके लिए, ओके। और उसको हमने एनालाइज किया। ओके। देन थिंग्स कम डेटा एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, Okay. जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं डेटा एनालिटिक्स, ओके। वो सबसे छोटा पार्ट होता है जहाँ से हमने उनके हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी किया। ओके। फिर हमने एक वर्ड जैसे आजकल आप सुनते होंगे, प्रिडिक्शन, मशीन लर्निंग। ओके। मशीन लर्निंग का जो मेन रोल यहाँ से स्टार्ट हुआ कि भाई हम उस डेटा पे कुछ प्रिडिक्शन निकाल पाएँ ओके। कि अभी तक जो 10-20 सालों में उनके बिजनेस ये ग्रोथ हुई थी, आगे क्या प्रोजेक्टेड है। ओके। मशीन लर्निंग का जो मेन कंसेप्ट होता है वो होता है कि डेटा को लेना, डेटा को एनालाइज करना, और फिर एक प्रेडिक्शंस निकाल के बताना कि क्या बिजनेस की ग्रोथ किस तरफ जा रही है। किस तरफ जा रही है। ओके। वो सबसे पहला काम हमने स्टार्ट किया उन लोगों के लिए, ओके। जहाँ से एक आइडिया मिला कि और चीज़ हम और क्या कर सकते हैं। ओके।
फिर वर्ड आया कि सर बहुत सारी उनकी प्रोसेसेस थी ओके। जिनको ऑटोमेशन की जरूरत थी, जो मैनुअल टास्क थी तो उसकी। डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस यहाँ से शुरू हुआ। उनको जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का यूज किया ओके। प्रोजेक्शंस के लिए, फ्यूचर मशीन प्रोजेक्शंस के लर्निंग लिए। आपने किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करके आपने उस पे एल्गोरिथम लिखा देखिए होगा? अगर हम बात करें अलग से, देखिए जब हम एल्गोरिथम लिखने की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली पाइथन या जावा, ओके। दो प्रोफर्ड जो Python and जो हमारी Java। टीम काम कर रही थी। सो पाइथन अभी जैसे मैंने 2018 2017 15 से सुनना शुरू किया है। देखिए यही एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडियन मार्केट में खास तौर से, क्या लगता है कि पाइथन और जावा आज से हैं, ऐसा नहीं है। स्पेशली पाइथन। नहीं, अगर मैं सारी लैंग्वेज की बात करूं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 30 सालों से काम कर रहा हूं, ओके। तो अगर मैं बात करूं जितनी भी, जावा आप ले लीजिए, पाइथन आप ले लीजिए, इवन सी शार्प एक लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ओके। ये तीनों का तीनों लैंग्वेज 1991 में आई थी। 1991। ओके। इवन पाइथन, ओके। जावा ओके। और सी तो शार्प। अगर मैं देखूं आज की डेट में जो सबसे फेमस लैंग्वेज है जिसके लिए हर बच्चा, चाहे वो किसी भी डोमेन का हो, सीएस का हो, आईटी का हो, अभी 3 नए डोमेन आ गए हैं, सीएस इन डेटा साइंस, सीएस इन एमएलएआई, सीएस इन आईओटी, इवन ईसी और ईआई के बच्चे भी पाइथन 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 कर रहे हैं। जी जी। और पाइथन का हम लोगों ने भी एफपीजे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। रिसेंटली 2018 में Xilinx एफपीजे वेंडर है, ठीक है, एफपीजे डेवलपमेंट कंपनी है, तो बेसिकली उन्होंने भी पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन किया है फॉर हार्डवेयर एस्केलेरेशन। जी। तो आप कह रहे हो पाइथन 91 से आया है। यस। तो ग्रेट। तो पाइथन पे मुझे खुद को काम करते लोग 17-18 साल खुद को हो चुके हैं। ओके। जहाँ से हमने पहले प्रोजेक्ट्स बच्चों इम्प्लीमेंटेशन कराए थे, टीम्स को कराए थे, अपनी टीम को हमने 2006 में Okay. 7 में अपनी टीम को हमने ट्रेन किया था ओके कि फाइन। किस तरह से वो काम करेंगे तो वो फिर लोग। मशीन लर्निंग आ गई, उसके बाद ये हुआ एक। अब एक नया जो वर्ड है जो लोगों को अक्सर नहीं पता, लोग सिर्फ ये जानते हैं एआई। मैं भी जानता हूँ एआई के पीछे का जो फंडामेंटल है वो है ऑटोमेशन। ओके। क्योंकि इंडस्ट्री एआई मांगेगी क्यों आपसे? ओके। क्योंकि अपनी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहती है। ऑटोमेशन जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे ऑडियंस को समझ में आ रहा है, जी। वो ये है कि हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो ऑटोमेटिक चल रही है। वो एक पार्ट है, वो एक part लोग है। इतना पार्ट समझते हैं। असल में ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी बहुत सालों से चल रहा है। Okay. एक यूनिक्स और लिनक्स नाम के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। यस है। उसके अंदर एक वर्ड पढ़ा जाता है सेल स्क्रिप्टिंग। शेल, हाँ। शेल स्क्रिप्टिंग का मतलब है हम एक ऐसी प्रोसेस बिल्ड करते हैं जो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे चलती रहती basically है। shell commands। सबसे छोटा एक एग्जांपल हम इसका ले अगर ऑटोमेशन का, कि हम आपसे अक्सर देखा होगा आपके पास जो बैलेंसेस आते हैं आपके अकाउंट्स के, वो मॉर्निंग आवर्स में आते हैं। कभी गौर करिएगा आप लोग, हाँ, लगभग definitely। जो बैंक्स भेजते हैं आपको, तो हमने एक शेड्यूलर डाल दिया बना के कि वो शेड्यूलर क्या करेगा, सुबह 4 बजे सारे बैंक अकाउंट चीजेस के, क्योंकि वो फ्री टाइम होता है, उस टाइम बैंडविड्थ खाली होती है, तो शेड्यूलर ने लगाया कि भी ठीक है सारे बैंक से बैलेंसेस लेगा, सबको उठाया, ईमेल भेज दिया या एसएमएस भेज दिए, उसकी बैलेंसेस हैं। ग्रेट। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ह्यूमन में कोई इंटरफेस नहीं है। नहीं है। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन। इसको शेल कमांड्स में लिखा गया है। बिल्कुल, बहुत पहले से लिख रहे हैं हम लोग, आज से नहीं, shell- 30 साल पहले से लिख रहे हैं। तो बेसिकली शेल के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि सर हम लोग भी विलेसाई ट्रेनिंग में हैं पिछले जी। 10 सालों से। जी। और हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन मॉड्यूल है, जिसको हम लोग हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, हर डोमेन से जोड़ते हैं, वो हमारा यूनिक्स लिनक्स शेल कमांड, This शेल is के बाद must बैश, for every- बैश के बाद टिकल, पर्ल एंड पाइथन, ये सारी चीजें जो मुझे समझ में आ रही हैं, जी। वो ये इनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Great। एंड दिस इज 100% रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन हु एवर इन आईटी, चाहे वो ईसी ब्रांच का है, Wow। चाहे वो सीएस ब्रांच का है, चाहे वो आईओटी सीख रहा है, Wow। चाहे मशीन लर्निंग सीख रहा है। ये essential। चीज तो मैं अभी तक अपने बच्चों को बोलता था कि विदाउट स्क्रिप्टिंग इज द बैकबोन Yes। ऑफ द इंडस्ट्री, यू कैन नॉट सर्वाइव। बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रिप्टिंग आईटी डोमेन का भी है। नहीं, आईटी डोमेन का मेन है, इसी में सपोर्टेड है। ग्रेट। मैं छोटे से एग्जांपल लूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मशीन लर्निंग का कुछ भी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, Great। अल्टीमेटली क्लाउड पे डिप्लॉय होएगी वो। ओके। AWS, अजूर, GCP, Okay। कोई ना कोई क्लाउड पे जाएगा वो। ठीक है। सो डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, उसके बाद स्क्रिप्टिंग आ गई। नाउ व्हाट? ये जो लाइनिक्स आप वर्ड हम यूज कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग, ये सब कुछ इस्तेमाल क्लाउड पे भी एज इट इज होता है। क्लाउड के ऊपर 90% लिनक्स बेस्ड सर्वर्स हैं। सो क्लाउड भी आ गया अब। 100%। ओके। तो ये एक अलग अलग डोमेन्स हैं जिसपे कोई एक कैंडिडेट एक पे ही काम कर पाएगा, सब पे तो काम नहीं, नहीं ऐसा कर नहीं है सर। पाएगा। देखिए, जब हम एआई की बात करते हैं, हाँ। तो एआई इज अ कंसेप्ट, इट्स नॉट एनी लैंग्वेज और समथिंग। ओके। इसके अंदर बहुत सारी चीज मिल के काम करती हैं। ओके। आपको डेटा की भी नॉलेज होनी चाहिए, ओके। आपको ओएस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ओके। आपको ऑटोमेशन के फंडामेंटल्स भी पता होना चाहिए, ओके। आपको मशीन लर्निंग भी आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर विजन भी आना चाहिए, ओके। आपको डाटा एनालिटिक्स भी आनी चाहिए, वीडियो एनालिटिक्स भी आनी चाहिए।
Okay. मतलब एक मुझे सबसे बड़ा एक विजन है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है। Okay. अब इसमें सबसे बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि खाली सॉफ्टवेयर नहीं होता एआई के अंदर, वी हैव हार्डवेयर इंटरफेस ऑल्सो, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आप अलेक्सा यूज़ कर रहे हो, अलेक्सा एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर से आप इंटरफेस कर रहे हो, उसके पीछे सॉफ्टवेयर चल रहा है। जब भी कोई काम हो रहा है सेंसर से हो रहा है। ऑटोमेशन का मैं सेंसर्स इज वन पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, जो आप लोग भी कर ही रहे हो। बिना सेंसर्स का ऑटोमेशन होता ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। और एआई का एक इंपॉर्टेंट डेटा सेगमेंट से है। आ रहा है, डेटा रियल टाइम डेटा जो अनलॉक डेटा है वो रियल टाइम जी रियल वर्ल्ड से आ रहा है, और उसके लिए हमारे पास जो सेंसर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से बिल्ड जो सेंसर्स हैं, वो सेंसर ही डेटा कैच कर रहा है, और वो 100% शायद वो आपके और वो पास क्लाउड पे जा रहा है डेटा। क्लाउड पे जा रहा है। ओके, तो बिना सॉफ्टवेयर के, बिना हार्डवेयर इंटरफेस के कोई भी रियल वर्ल्ड आउटपुट एप्लीकेशन है ही नहीं। ओके, तो यू मीन टू से दैट कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस डोमेन एआई बिल्कुल सब एक दूसरे से कनेक्ट इंटरकनेक्टेड है। ओके, ग्रेट। तो सर इसमें जो इतना मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ एआई के अंदर आता है। एआई एक सबसे बड़ा एक कह सकते हो ग्लोब है, ओके, बाकी सब इसके अंदर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर एआई का एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, बहुत ही लेमन वर्ड में आप इसको कैसे समझाएंगे कि मेरे ऑडियंस को, जो बच्चे हैं मेरे इसी बैकग्राउंड के, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के, इवन ठीक है सीएस आईटी और भी डोमेन के बच्चे हैं जी, उनके पास एक बुक की लैंग्वेज होगी, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एक 28-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस की क्या अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में थोड़ा सा एआई के बारे में, मतलब हमारे बच्चों को प्लीज एक्सप्लेन। देखिए चलिए मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट लेकर चलता हूँ कि एआई एक्चुअली आपको लेके कहाँ जाएगा। जब भी किसी भी बिजनेस में हम चाहते हैं कि हम एक एनवायरमेंटल, गवर्नमेंट डेटा, अपना डेटा कहीं से भी कुछ लाके किसी प्रोसेस को इस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि जो हमारे भगवान ने जिसको हमें बनाया है, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे अंदर क्या न्यूरॉन्स है हमारा माइंड के अंदर, सेम थिंग दैट वी हैव इन आवर स्किल सेट, दो भगवान ने हमें बनाई है, अगर वही चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डाल दें और कंप्यूटर वो करने लग जाए जो हम कर सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, अब उसके अंदर अगर हम खुद को देखें तो जो भगवान ने हमें बनाया, हमारे लिए सेंसिंग ऑर्गन दिए हैं, आप गॉड करिए, हम हमारे पास टच है, हमारे पास सूंघने की पावर है, हमारे पास देखने की पावर है, हमारे पास ये सब क्या है, हम सेंसर से अचीव करते हैं ये चीज़। यस, करेक्ट, एवरीथिंग करेक्ट, वो सेंसर है, वो सेंसर, वो बिना सेंसर के कुछ नहीं कर हम सकते। खुद भी एक सेंसर है बिल्कुल अपने आप में। जी, हमको हमारा भगवान ने सेंसर्स बनाए हमारे, ओके, ग्रेट, ठीक है, 6 सेंसर्स जैसे हमारे होते हैं, जैसे उसी तरह six sense सेंसर, है। वैसे सेंसर्स बहुत सारे सेंसर हैं हमारे, Great. जैसे आप लोग सेंसर पढ़ाते हो आप लोग, तो वो इसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी चीज़ का। एआई के अंदर जाना है, ओके, सेंसर्स की नॉलेज मस्ट है, नंबर Okay. 1। तो दूसरा, sensors- अब सेंसर्स ने क्या करा, डेटा लाके मुझे दे दिया, अब मेरा दिमाग क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, दैट्स कम्स डेटा एनालिसिस। लेकिन डेटा आंखों से लेके आना है तो मुझे कंप्यूटर विजन चाहिए। सो कंप्यूटर विजन इज वन स्मॉल कंपोनेंट फॉर लर्निंग फॉर एआई। जब तक कंप्यूटर विजन नहीं आता, यू कैन डू एआई। मैंने बहुत जगह सुना है कंप्यूटर विजन की नॉलेज चाहिए। कंप्यूटर विजन के लिए पाइथन, जावा, वट एवर टेक्नोलॉजी यू कैन यूज, सभी के अंदर लाइब्रेरीज हैं। यस, आप डेटा जैसे रोबोटिक्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, रोबोटिक्स के अंदर कैमरे से ही तो आप कोई चीज़ देख रहे हो, ऑटोमेटिक व्हीकल्स कैसे बन रहे हैं आपके, वो चीज़ सेंसर्स कर रहे हैं, साथ साथ विजुअलाइज भी कर रहे हैं आगे एक ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो बिना कंप्यूटर विजन के आप कोई भी ऑटोमेशन नहीं कर सकते, कोई भी ऑटोमेटिक व्हीकल नहीं बना सकते, कोई रोबोट नहीं बना सकते, कोई ड्रोन्स नहीं बना सकते। सभी में आपको कंप्यूटर विजन चाहिए ही चाहिए। नंबर 1 कंपोनेंट हो गया आपका, ठीक है। तो वो जो डेटा आ रहा है आपका, ओके, इमेजेस आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो डेटा उसको एनालिसिस होगा। ओके, देन कम डेटा एनालिसिस पार्ट ऑफ इट। ओके, अब डेटा आ चुका है, 2 पार्ट हो गए अब हमारे। अब उस डेटा को क्यों एनालाइज करना है, डेटा 1-2 नहीं है, अब डेटा बिलियंस ऑफ बाइट्स आ रही हैं, बहुत सारा डेटा अब हमारे पास, अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है अब हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, जिस तरह से हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको याद भी तो रखना है, कहीं ना कहीं स्टोर भी करना है। तो जैसे न्यूरॉन्स हमारे काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी आ गए NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि जो अलग तरह की भाषाओं को समझना है, अलग अलग चीज़ों को समझना है, फिर उसको क्रैक करना है, डेटा को क्रैक कर, उसके लिए डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग क्योंकि इस लेवल पे डेटा को क्रैक करती है, तो उसके लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उसका ये कंसेप्ट है आपके। डेटा को आपको अंदर जाकर ढूंढना भी है, तो आपको DSA की नॉलेज, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो बेस फंडामेंटल है वो थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और ओवरऑल। तो एआई जो चीज़ों को बनाता है बेसिकली डेटा का इस्तेमाल करके, सेंसर्स का इस्तेमाल करके,
चीज़ों को ऑटोमेट करता है वो। सो ह्यूमन ने एक ऐसा इंटरफेस डेवलप किया बिल्कुल, जो अपने आप काम करे। बहुत छोटा रियल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हाँ एक कंसेप्ट है अमेजॉन गो। हाँ, अमेजॉन गो गो, जो रिटेल सेक्टर में एक सॉल्यूशन है, एआई सॉल्यूशन है, ओके जो रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन है, जो बहुत लोग गूगल पे भी देख सकते हैं, उसके वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके यूट्यूब पे फुली वीडियो अवेलेबल है। ओके दिस 100% ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर बाय अमेजॉन, ओके जिसको अमेजॉन गो बोलते हैं। इसके 100 स्टोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ओके जहाँ कोई कैशियर नहीं है। ओके आप अपना जाते हो, जो बास्केट है वो इंटेलिजेंट बास्केट है। ओके, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के बास्केट में डालते हो, ऑटोमेटिक बता देगी कितना बिलिंग हो रही है, क्या हो रही है। ट्रैक करके। बिल्कुल, आप वहीं पर टैप करते हो, ऑटोमेटिक पे हो जाता है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन। ग्रेट। तो अल्टीमेटली क्या ऑटोमेशन है या नहीं है, बताइए। सर मुझे तो जो समझ एआई में- का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑटोमेशन। मुझे समझ में आ रहा है, हम जो 1 साल तक स्क्रिप्टिंग कराते हैं, जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर हर कोई काम कर रहा हर कोई काम है, और जितना जो आप बोल रहे हैं इन सबको कौन कनेक्ट कर रहेगा? स्क्रिप्ट ही कनेक्ट करेगी। बिल्कुल। ग्रेट। तो पाइथन इज आई थिंक पाइथन इज अ वनली लैंग्वेज, और इसके पाइथन, अलावा- जावा, सी प्लस प्लस, Okay, लैंग्वेज इज fine. नॉट अ बैरियर फॉर दिस। Fine. लेकिन पाइथन ही क्यों, उसका एक रीजन है। पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज हैं, हाँ, ये तो मुझे भी आइडिया कि सर तो डेवलपमेंट फास्ट है। 1000 लाइब्रेरीज आर देयर इन पाइथन। मतलब डायरेक्ट जी। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि एआई के बारे में तो हमने, जैसे अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दिया था कि एआई, रिसेंटली मैंने एक हॉलीवुड की मूवी देखी थी, एटलस। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक एआई रोबोट होता है और उसको एक ह्यूमन उसका प्रोग्राम चेंज कर देता है। वो प्रोग्राम चेंज करने के बाद वो एआई अपनी टीम बनाता है, डिस्ट्रक्शन करता है, और फिर अर्थ छोड़कर बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। फिर उसको मारने के लिए ह्यूमन बींग्स जाते हैं और उसको किल करते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं कि वो एआई का जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया पूरी मूवी में, एआई टेररिस्ट। मतलब मेरे को लगा कि यार हम जो एआई का एक एडवांटेज भी है और Disadvantage. एआई का एक डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल। तो सर वो क्या है, कैसे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई आने से जॉब चली जाएंगी, लेकिन मेरा क्या मानना है कि नो वन कैन रिप्लेस अ गुड पर्सन विच हैविंग अ राइट एटीट्यूड, राइट, और पर्सन इन डिसिप्लिन, और इस कंसेप्शन को भी मैं दूर करता हूँ थोड़ा सा। एक्सपीरियंस लोगों को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, जी। और मतलब ये मेरा मानना है। नहीं चल, देखिए चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। आज से अगर हम 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे, 92 में हम लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया था लर्न करना, उसको यूज़ करना। तब बहुत लोग कंप्यूटर क्या होता है जानते ही नहीं थे। लोगों को बड़ा डर था, बैंकिंग सेक्टर खास तौर से। अगर हम बात करें कि नहीं बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, बहुत बहुत सारे सेक्टर्स में ही डर था। हमारे से जो लर्निंग करने वाले लोग थे, बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने लर्न करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, जो काम अगर 10 लोग करते थे वो एक कंप्यूटर करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, जो मार्केट में जिन लोगों ने अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं किया था, वो तो मार्केट से चले गए। बैंकिंग सेक्टर में हर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हुई। आज हर एम्प्लॉय बैंकिंग सेक्टर में देख लीजिए क्या कंप्यूटर यूज नहीं कर रहा। आप आईसीआईसी बैंक चले जाइए, एसबीआई चले जाइए, कौन सा ऐसा पर्सन बिना कंप्यूटर के बैठा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पास तो जिन लोगों ने files लर्न नहीं है, किया files या नहीं जो है। आगे नहीं बढ़े, जिन्होंने स्किल को अपडेट नहीं किया, किया। केवल उनकी जॉब गई, बाकी किसी की नहीं। आज भी यही है कि अगर जितनी भी लोग बच्चे सीख रहे हैं या जो भी ये लोग सीख रहे हैं, अगर इन टेक्नोलॉजी को वक्त के साथ सीखेंगे। मुझे बहुत अच्छा इंसिडेंट याद है इसी से। एक मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे, वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे जी। कि जब ये अपडेट हो रहा था तो वो कंप्यूटर में कहीं फंस गए, तो उनको एक वो हेल्प ले रहे थे एक कस्टमर से। तो उन्होंने बोला सर आप विंडो से बाहर निकलिए। तो वो 55-58 साल के थे, जस्ट अबाउट टू रिटायर। तो उन्होंने देखा मेरे पास विंडो का है, तो बोले इधर तो कोई विंडो नहीं है। तो नहीं सर ढूंढिए, विंडो देखिएगी। तो बेचारे वो विंडो ढूंढे और विंडो से बाहर निकले। मतलब वो एक रियल टाइम विंडो ढूंढकर, मतलब इस तरह का एक गैप था। तो उन्होंने जब ये चीज़ हमें शेयर किया तो हमें भी बड़ा मतलब हंसी आई, मजाक नहीं था, बट एक हंसी आई कि किस तरह से लोगों ने अपने आप को अपडेट किया। नाउ दैट पर्सन is converted again after the retirement in the job as he is the same person in the banking sector. People are starting even after their retirement. They are learning computers now. Yes, great. तो सर तो वही हम बात कर रहे थे कि ये रिप्लेसमेंट, जैसे हम क्या सोचते हैं कि हमारे डोमेन में, जो हमारा हार्डवेयर का डोमेन है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर AI कैन रिप्लेस द हार्डवेयर इंजीनियर्स। नहीं, रिप्लेसमेंट तो सर है ही नहीं है आपके डोमेन में। यही भी जो गैप आप कह रहे हो ना, दिस इज द बिगेस्ट गैप। ओके। लोग सोचते हैं हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, ऐसा है ही नहीं वास्तव में। जैसे इंटीग्रेशन, ओके,
आपके बिना सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर के बिना आप नहीं है। Okay. अगर हम बात करें कोई भी ड्रोन है, ओके, ड्रोन बताइए बिना हार्डवेयर के बन सकता है? नहीं बन सकता, रोबोट बिना हार्डवेयर के बन सकता है? नहीं या बिना सॉफ्टवेयर के ड्रोन काम कर सकता है? नहीं। इसका मतलब ECE कुछ नहीं है, CS कुछ नहीं है, ये सब एक डिग्री है इंजीनियरिंग की। ओके, यहाँ से अब मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने VLSI में, मतलब मैंने FPGA पे काम किया, 10 साल जॉब की, 10 साल के बाद मैंने एक अपना एकेडमी ओपन किया। उस एकेडमी के पीछे का मोटिवेशन ये था कि जो गैप है हमारे बच्चों में, जिसकी वजह से वो कोर VLSI, कोर एम्बेडेड में जॉब नहीं ले पा रहे थे। तो अभी क्या हुआ, पिछले कई सालों से बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, बोले कि सर जिस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन चीज़ों को प्रूफ किया है, आपने हम जैसे बच्चों की इंडस्ट्री में लैंडिंग कराई है, सर हम डेटा साइंस AI ML में हमारा इंटरेस्ट है, आप हमें वहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने जब इसको एनालिसिस किया, उनसे बात की, तो मुझे लगा कि वहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं। गैप्स कैसे कि जिस तरह से हमने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कराए VLSI के अंदर, एनालॉग में, लेआउट में, डिज़ाइन वेरिफिकेशन एक डोमेन है, फिजिकल डिज़ाइन एक डोमेन है, FPGA एम्बेडेड सारे डोमेन से हमने वहाँ पे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कराए। और बच्चों को का जो 6 मंथ 1 ईयर होता है, उस दौरान हमने उनको जस्ट इक्वलेंट टू 1 ईयर एक्सपीरियंस बना के इंडस्ट्री में लैंड कराया। तो जो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा गैप है, हमारे जो बच्चे हैं CS के, डेटा साइंस, ML AI, वो इस सब्जेक्ट्स को एज अ स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, बट वो अभी भी HTML और जावा और उन सब में लगे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से बल्क में बच्चे क्रिएट हो रहे हैं, कंपनीज उनको नहीं हायर कर रही हैं, वो उन्हीं को हायर कर रही है जिनके पास एक रियल टाइम एक्सपोजर है। 100%। तो जो मुझे लगता है वो एक रियल टाइम गैप है जो बच्चों को करना चाहिए। एक प्रोजेक्ट अपने 2nd ईयर 3rd ईयर ऑनवर्ड्स करना चाहिए। तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए और किस डोमेन में होने चाहिए? देखिए, अगर सच में उनको आगे बढ़ना है, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको सबसे पहले जैसे एक लैंग्वेज आप यूज़ करते हो पाइथन और C++ और C, ये एम्बेडेड में भी यूज़ होती है। हाँ, और C एम्बेडेड C बहुत अच्छे यूज बिल्कुल, होती है, क्योंकि जो बच्चा C जानता होगा एम्बेडेड आराम से समझ सकता है। पाइथन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में काम आती है। पाइथन हमारे यहाँ हार्डवेयर एक्सेलरेशन में यूज हो रही है। ठीक है, पाइथन से आप डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो, डेटा साइंस में भी जा सकते हो, AI ML के भी सारे मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट सर बच्चे पाइथन पढ़ रहे हैं अपने आप से? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर, देखिए, पाइथन कोर पढ़ना और पाइथन किसी ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ना, दोनों में अंतर है। अगर वो आपके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई भी, जिसमें कि सपोज मैं एक छोटा सा उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया होम ऑटोमेशन का, एक रियल एग्जांपल, रियल एस्टेट का, बिल्कुल इंफ्राटेक, अब रियल एस्टेट टर्म हट गया, नाउ से इंफ्राटेक, कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। हाँ, इंफ्राटेक एक नया वर्ड आ चुका है, रियल एस्टेट इज नो मोर, ठीक है, नाउ इंफ्राटेक। ग्रेट। ठीक है, अब होम ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट है, अब आपने ले लिया, हम चाहते हैं उसके अंदर होम जितनी भी लाइट्स हैं दे शुड बी ऑटोमेटेड, जितने पर्दे लगे दे शुड बी ऑटोमेटेड, गेट शुड बी ऑटोमेटेड। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है आपके सामने, ये पूरे होम को ऑटोमेट करना है आपको, तो उसको हार्डवेयर इंटरफेस चाहिए। ये जो सी बात है, पर्दे सेंसर से कनेक्टेड है, लाइट्स आपकी सेंसर से कनेक्टेड है, होम सिक्योरिटी, ये जो आपकी बायोमेट्रिक्स वगैरह सब सिक्योरिटीज लगी हुई हैं, सारे सिस्टम पे आएंगी। अब पाइथन का असल में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को पता ही नहीं है, सी का रियल एप्लीकेशन को यूज उनको पता ही नहीं है। तो अगर उनको थोड़ा सा बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक से डेटा कैसे आ रहा है बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोडिंग कर वेबसाइट बना रहा है ना, वो तो हार्डवेयर इंटरफेस कहाँ पता है उसको। अगर वो ही बच्चे सच में जो एक रियल प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों के साथ यहाँ बैठ के काम करें, तो उनका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उनको एक तो कॉन्फिडेंस अप होगा, एक रियल एप्लीकेशन पता चलेगी जिसमें वो काम करवाएंगे। तो इसको ऐसे बोले कि उन बच्चों को अब, क्योंकि पाइथन पढ़ाने वाले बहुत लोग बहुत, हर बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, कॉलेज के बाहर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ रहा है लूप कैसे लगती है, इफ कैसे लगता है, कोई रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन थोड़ी है वो। ओके, तो उनको खुद एक वो रियल प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे और वो खुद करे, नहीं करे सर तो कहते हैं ना, गुरु ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। ओके, डेफिनेटली सारी दुनिया यूट्यूब चला रही है, रियल प्रैक्टिकल हार्डवेयर स्केलिंग थोड़ी कर देगा आपको। रियल सर, मैंने इसी बेस पे मैंने अपने पॉडकास्ट में लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि सचिन तेंदुलकर सचिन कैसे बने, विराट कोहली विराट कैसे बने। यूट्यूब से खेल के थोड़े प्लेयर बन जाएंगे। बहुत सारे विराट कोहली इस समय इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन विराट को एक अच्छा कोच मिले, सचिन को एक अच्छे कोच मिले जिन्होंने उनकी बारीकियों पे काम किया और फिर वो जाकर उन्होंने उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया। तो मुझे जो समझ में आ रहा है,
आपकी बातों से कि एक विदाउट रियल मेंटर, रियल इंडस्ट्री मेंटर के बिना उनको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक मेंटर उनके साथ कंटिन्यूसली फॉलो अप करेगा, बिल्कुल, और उनके गैप्स को बताएगा कि नहीं इसको ऐसे करो। अगर वो अपने आप से करेगा तो उसका टाइमलाइन बढ़ जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ों में इंगेज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, एम आई राइट सर? बिल्कुल। ओके, ग्रेट। तो सर एक चीज़, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं लूँगा, मुझे पता है आपको पास काफ़ी शॉर्ट टाइम है। तो सर एआई के अंदर जैसे मैंने सुना है डीप लर्निंग, इस तरह से बहुत सारे Branches जनरेटिव, एआई जनरेटिव एंड ऑल दिस थिंग, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे बच्चों को? देखिए, दो तरह की चीज़ें सर। देखिए, जैसे एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा चला, जेन एआई, जनरेटिव एआई, जैसे अभी Okay, आपने एक वर्ड यूज़ okay. किया। सॉरी, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा साइबर सिक्योरिटी से, जी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी आज की डेट में हार्डवेयर सिक्योर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगेन हार्डवेयर पे हम जैसे लोग आते हैं, जी। तो थोड़ा सा उससे भी कनेक्ट कीजिए बच्चों को। बच्चे साइबर सिक्योरिटी की तरफ नहीं देख रहे हैं। नहीं, असल में अवेयरनेस की भी कमी है। मैंने देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस की कमी है। ओके, हर चीज़ में, जैसे अब सपोज मैं कोई डिवाइस बना रहा हूँ, ऑटोमेशन की आप बात करो, व्हीकल ऑटोमेशन में हम लोग हैं। व्हीकल ऑटोमेशन, हाँ। जो भी व्हीकल ऑटोमेट होगा, कहीं ना कहीं इंटरनेट होगा। जहाँ भी इंटरनेट होगा वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न 100% होगा। डेफिनेटली। जो भी डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ गई, नेटवर्क से जुड़ गई, दैट्स हैकेबल, कुछ भी। करेक्ट। तो सिक्योरिटी की हर जगह जरूरत है। सिक्योरिटी के लिए हार्डवेयर इज द बेस्ट ऑप्शन, हार्डवेयर सिक्योरिटी। बिल्कुल। आईओटी डिवाइसेस हैं, घर के अंदर है, आप गीजर आपने ऑटोमेट कर रखा है, वही ब्लास्ट कर दिया जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, वही ब्लास्ट कर दिया जाए। आपकी गाड़ी सीधी जा रही है, वही हैक करके गड्ढे में गिरा दी जाए। सिक्योरिटी कंसर्न्स एवरीवेयर। तो वहाँ कौन सी सिक्योरिटी आ गई? हार्डवेयर में आईओटी सिक्योरिटी। आईओटी सिक्योरिटी खुद अपना में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सो बेसिकली जो भी डिवाइसेस आपकी हैं, ग्रेट, हर जगह, मतलब साइबर सिक्योरिटी इज एवरीवेयर। तो देखा जाए जो एक सब्जेक्ट डोमेन इंट्रोड्यूस हुआ सीएस इन आईओटी, तो बेसिकली आईओटी इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, क्योंकि इज अ माइक्रो कंट्रोलर डोमिनेटेड, एंड एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें आपका एक प्रोसेसर भी है, आपके जीपीएस भी है, आपके पावर मॉड्यूल भी है, एक सिस्टम ऑन चिप हो गया। बिल्कुल। तो बेसिकली उस पूरी चीज़ को आपने एक वायरलेस मॉड्यूल से थ्रू आपने उसको, पहले वो ब्लूटूथ से होता था, लेकिन ब्लूटूथ इज नॉट अ रियल इंटरनेट थिंग्स, तो उसको उन्होंने वायरलेस मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया, तो वो आपका एक आईओटी हो गया। तो आप बेसिकली उसके अंदर एआई के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे उसी में ऑटोमेशन ऐड कर दिया जाए, उसी में ऑटोमेशन ऐड कर दिया, तो एआई की तरफ चला एआई भी हो गया और वो साइबर सिक्योरिटी। बिल्कुल। अब जैसे आप मान लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अब जैसे आईओटी एप्लीकेशन को आपने इंप्लीमेंट किया कहीं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ओके, तो क्या वो डेटा प्रोड्यूस नहीं कर रहा? प्रोड्यूस कर, क्या हिस्ट्री नहीं बिल्ड कर रहा? वो टेक एग्जांपल ऑफ दिस योर रिस्ट वॉच, योर स्मार्ट वॉच, हेल्थ इश्यूज का सारा लीजिए, हेल्थ का सारा डेटा कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, वहां से डॉक्टर्स के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। हेल्थ केयर पूरा सेक्टर एआई से बेस्ड है, पूरा का पूरा। यस सर, हार्डवेयर प्लस और सॉफ्टवेयर, उसी के बेस पे नई नई चीजें इन्वेंट हो रही है। बिल्कुल। तो बस एक छोटा सा सजेशन अगर मैं बच्चों को देना चाहूँगा, जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं, चाहे आईओटी के स्टूडेंट्स हैं, ईसी के स्टूडेंट्स हैं, ईसी को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, और सीएस वालों को या बाकी ब्रांचेस को थोड़ा हार्डवेयर सीखना चाहिए, ओके, और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड करना चाहिए। ओके। मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया सर आपसे मिलने से पहले, तो जैसे टेलीकॉम है जी, स्मार्ट सिटीज़ है, हेल्थ केयर 5G में पूरा आप ये इंटरफेस है, यस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, आज आपका मेडिकल है, आपका स्मार्ट सिटीज़, एग्रीकल्चर, बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत सारे डोमेन्स हैं जहाँ पर हमारे बच्चों को एक रियल टाइम प्रोजेक्ट मिल सकता है। बस एक जो कमी है वो एक विल पावर की है, और दूसरी कमी यह है कि बच्चे लोग डिपेंड होते हैं बहुत सी चीज़ों पे, बहुत से लोगों पे कि वो हमारी जॉब लगवा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है वो सेल्फ स्किल की है, और सेल्फ स्किल एक रियल टाइम प्रोजेक्ट से ही बिल्ड होगा। स्किल भी, लेकिन गाइडेड स्किल, हाँ, विद गाइडेंस के साथ, डेफिनेटली अ मेंटर, अ कोच, 100%, एनीथिंग कैन डू इट। बिल्कुल। ओके, फाइन सर। तो मैं आपसे अगर कुछ शॉर्ट में कुछ एक मैं फायर राउंड की बात करूँ, तो जैसे आपने मुझे बता ही दिया कि फाउंडेशंस क्या हैं डेटा साइंस, एमएल, एआई के, आपने एप्लीकेशन पे भी हमने बात की, बहुत सारे एप्लीकेशन की बात की, तो और एक चीज़ है जो मोस्ट डिमांड स्किल्स इन एआई एमएल, वो क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है दो कंसेप्ट, एक तो मैथ, सबसे पहले मैथ की, मतलब मैथ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन, दूसरा कंप्यूटर विजन, तीसरा
डीप लर्निंग मैथमेटिक्स स्किल्स के साथ आती है, और तीसरा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि उसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। इसके बिना आप AI एक्सपर्ट कभी बन ही नहीं सकते अगर AI की तरफ जाना है। मशीन लर्निंग में भी डेटा साइंटिस्ट के कंसेप्ट क्यों? क्योंकि वहाँ चीज़ आपको बिल्ड करनी है। जैसे आप चैटबॉट की बात करते हो, ChatGPT की बात करते हो, वहाँ पे एक मॉडल होता है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। एक मॉडल होता है जो हमारे लिए काम करता है, एक बड़े मॉडल्स हैं जो ज़्यादा बड़े काम कर। LLM एक कॉमन वर्ड है जो आप यूज़ करते हो मशीन लर्निंग के अंदर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसके ऊपर ChatGPT बना हुआ है। ठीक है सर। तो अगर हमें इस तरफ जाना है और एक एक्सपर्ट बनना है, फ्यूचर के हिसाब से तैयार करना है अपने आप को, तो हमें अपने आप को एक लैंग्वेज, ठीक है, कम से कम 1 से 2 लैंग्वेज मिनिमम, और हर बच्चे को। और स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग, लिनक्स से सेल स्क्रिप्टिंग एसेंशियल, एसेंशियल, बैकबोन कह सकते हो। सबसे पहले लिनक्स से ही शुरू होती है। हम भी तो बैकबोन पे ही तो सर्वाइव कर रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल है कि एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे रन करोगे, डिप्लॉय करना है क्लाउड पे, तो क्लाउड की भी नॉलेज। यस, बहुत सारे बच्चे इस वजह से कंफ्यूज होते हैं कि सर एक इसी में ऐड करना चाहूँगा स्क्रिप्टिंग को लेकर। वो सोचते हैं स्क्रिप्टिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर जो मुझे समझ में आया, स्क्रिप्टिंग जो मेरे मेंटर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो इस इंडस्ट्री में 20 सालों से काम कर रहे हैं, वही बोलते हैं स्क्रिप्टिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंटेक्स। आप उन सिंटेक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा हटके है। तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर पाता क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है। नहीं, बट मैं क्योंकि लगभग 30 ईयर्स हो गए मुझे इस एरिया में। हाँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बहुत साल पहले मैंने CBI अकाडमी करके है, CBI जहाँ CBI गाजियाबाद का, वहाँ यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत साल पढ़ाया है मैंने वहाँ। यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी। तो आपने ये सारे कमांड ELT सेंटर्स में MTech जो आते हैं रिसर्चर, उनको काफ़ी मैंने कराया है। तो आज से नहीं लोग 30-35 साल हो गए हम लोग काम करते हैं। यानी कि हमारे जो CBI एक्सपर्ट हैं वो एक कमांड देखकर नहीं, काफ़ी कुछ CBI तो काफ़ी मेरे साइबर सिक्योरिटी में भी मेरे साथ रहे हैं, टीम में मेरी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया उन लोगों ने। ओके। तो जब हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की, तो उसमें लैंग्वेज वाला पार्ट बहुत छोटा होता है। करना क्या है, बस कमांड्स को सीक्वेंस करना है आपको बस। हाँ, बेसिकली यही वर्ड मैं यूज नहीं कर पा रहा था। कमांड को, सिंटेक्स को सीक्वेंस वाइज आपको स्टैपिंग करनी है इसकी बस, सो दैट वो चीजें ऑटोमेट चलती है। ऑटोमेशन जो शब्द छोटा सा, वहीं से देखने को बच्चों को इजीली मिल जाता है। तो मैंने क्या देखा है, पिछले 10 सालों में सर हमने करीब 700-1000 ज़्यादा बच्चों को हमने स्क्रिप्टिंग कराई है जी। ठीक है, सबको स्क्रिप्टिंग, जो प्रोग्रामिंग नहीं भी करके आया होता है उसको स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत आसानी से सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से टाइम देता है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती रहती है, थोड़ा सा उनको दूसरे सब्जेक्ट में जाने के लिए फिर वो एक चैलेंज आता है। लेकिन अभी भी उनका ये कहना है कि सर विदाउट स्क्रिप्टिंग, जब वो इंडस्ट्री में लैंड कर जाते हैं तो कहते हैं सर विदाउट स्क्रिप्टिंग नो वन कैन सर्वाइव। अभी मेरे कुछ पुराने हैं बच्चे जिन्होंने कभी मुझसे मेंटरशिप ली हुई है, विदेशों में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, वो आज भी ये कहते हैं, जो स्टेटमेंट आपका है उनका भी है कि सर अगर हम उस टाइम ना सीखी होती ये चीज़ें तो शायद हम आज ये इतना कैपेबल नहीं होते। सर इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द टॉप इंडस्ट्रीज इन दिस डोमेन? मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं और दिल्ली NCR की बात करूं। सर देखिए, सबसे नज़दीक अगर हम बात करें, कॉग्निजेंट आपके नज़दीक, SCL, मतलब अगर मैं लोकल एरिया की बात करूं, थोड़ा और लेवल पे जाएंगे, वैसे तो MNCs का असेंचर, पर इंडिया में इसका बहुत स्कोप है। मतलब जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस ले लीजिए, TCS, सभी AI में काम कर रही हैं। सिस्को तो है ही, वो तो साइबर टेलीकॉम सेगमेंट में अगर उधर जाएंगे आप, SCL भी टेली सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है। 5G की बहुत सारी टीम है हमारी जो एवरीवन इज स्विचिंग टू दिस AI, तो एवरीबडी इज यूजिंग। डिफेंस के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो AI पे काम कर रही हैं। हाँ, डिफेंस का डायरेक्ट इंटरफेस नहीं है मेरा कोई, तो इसलिए मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इन कंपनियों के कुछ प्रोजेक्ट्स का मुझे आइडिया है। ओके, जो ये लोग ऑलरेडी AI में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है, वो है सर क्या एवरेज सैलरी होती है? एक 3 साल एक्सपीरियंस और एक 5 साल एक्सपीरियंस। सर फ्रेशर से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है फ्रेशर से ही होती है। फ्रेशर से ही जाएगा। देखिए, अगर किसी बच्चे को, जैसे जो हमारा अपना एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज का रहा है अभी तक, या लोगों से जो हमारा अपना कनेक्ट रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो स्टार्ट है ऐसे बच्चों का जिनको AI का थोड़ा सा इंटरफेस है, मशीन लर्निंग का इंटरफेस है, प्लस थोड़ा हार्डवेयर इंटरफेस, जिसको सेंसर्स वगैरह की नॉलेज है, लाइनिस की प्रॉपर नॉलेज है, 7-2 स्टार्टिंग पैकेज मिनिमम है। ओके, कंपनीज हैं खूब सारी कंपनी, 7.2 जनरली स्टार्टिंग पैकेज, मतलब 7 से लेकर 14 लाख स्टार्टिंग है लगभग। ओके, और लगभग 3 ईयर्स की बात करें तो लगभग 18 से 24 लाख के बीच में। ओके, 3 ईयर्स में आराम से बच्चा पहुंच रहा है। ग्रेट। 5 ईयर्स वाले बच्चे लगभग 40 लाख के आसपास हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में है जी,
तो उसको क्या पढ़ना चाहिए सिर्फ फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सपोज कीजिए दैट पर्सन इज़ वेरी फ्रेश, उसको पहले से AI/ML के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस ने नाम फर्स्ट ईयर में ऐसा जरूरत भी नहीं है नॉलेज की। फर्स्ट ईयर में उसका नॉलेज बेस बनना जरूरी है। लैंग्वेज जैसे कि C++ सबसे पहले लैंग्वेज। फर्स्ट ईयर में C++ पे C++ या डायरेक्टली C++ पहली लैंग्वेज। सेकेंड ईयर में नहीं, अभी तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा। फर्स्ट ईयर का 1 ईयर पीरियड है। हाँ 1 ईयर ठीक पीरियड है। दो चीज़ें जरूरी, एक तो डेटा की नॉलेज। ओके, डेटा के अंदर एक लैंग्वेज आती है SQL, डेटा की लैंग्वेज, डेटा को समझने के ठीक लिए है, डेटा SQL कैसे काम करता है। एक SQL लैंग्वेज है SQL, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है जिसका नाम है SQL। ओके, उधर है C++। C++, और अगर हो सकता है तो पाइथन भी फर्स्ट ईयर में हो सकती है, Python- क्योंकि फंडामेंटल समझने हैं आपको। पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करके वो बिल्कुल, basic- क्योंकि फंडामेंटल तो फर्स्ट ईयर में आप सीख सकते हो। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है तो डिजिटल उसने पढ़ा है। ये सबके लिए, ओके, चाहे वो मतलब अगर एक इंजीनियर वर्ड जिसके आगे लग गया, हाँ, चाहे वो मैकेनिकल का है, चाहे ठीक है। सिविल का है, चाहे IoT ओके। का है, ये तीन चीज सबको पहले फर्स्ट ईयर में सीख लेनी चाहिए। अब वही बच्चा सेकंड ईयर में आ गया तो अब क्या करना चाहिए उसको? अब आगे सर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सेकंड ईयर में आते उसको प्रोजेक्ट पे काम करना है। देखिए सबसे पहले इसमें एक सब्जेक्ट है जो उनको सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ता है या पढ़ना चाहिए, पढ़ते लेकिन ध्यान नहीं देते बच्चे। ओके। इसका नाम है DSA, DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ओके, उसकी मास्टरी। ओके, DSA स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड ईयर Yes. ऑनवर्ड्स। अब सेकंड ईयर में बच्चा आपके पास आ सकता है। ओके, सेंसस की नॉलेज, ओके, क्योंकि जब तक ग्राउंड वर्क नहीं पता, अभी सब ग्राउंड वर्क है। ओके, ग्राउंड वर्क हमारा तैयार होगा जब जो पहली ईयर साल में सीख के आया है बच्चा, वो सेकंड ईयर में इंप्लीमेंट करे। ओके, प्रोजेक्ट आपके सेकंड ईयर तक स्टार्ट हो जाने चाहिए बच्चे के। जब सेंसस का एक आइडिया लेगा, एम्बेडेड का सी जो पढ़ के आया, सी विद एम्बेडेड पढ़ेगा तो समझ में आएगा उसको पढ़ा क्यों है। बच्चे को ये नहीं पता चलता सी पढ़ते क्यों। दो और दो चार करने के हेलो हेलो के प्रोग्राम बनाते रहते हैं बच्चे। एक लूप का प्रोग्राम बना, इफ का प्रोग्राम, वो बच्चे खुद डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने क्यों सीखा है। ओके। तो आप कह रहे हैं सेकंड ईयर में आते ही वो DSA और फिर वो DSA करने के बाद ये जो वेबसाइट बनाना ये सब करना है, इसकी कोई जरूरत उन्हें है ही नहीं। ओके, और फिर माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेस उसको इंटरफेस आ गया, तब उनको मशीन लर्निंग, फिर डेटा पे काम करना आना चाहिए। Third डेटा year में। एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब सर सेकंड ईयर के हद तक हो चुका अच्छा, होता है। सेकंड ईयर हद तक वो मशीन लर्निंग भी सीख ले। थर्ड ईयर में आने के बाद ओके, तब आते हैं इसके, जैसे क्लाउड है आपका, ओके, क्लाउड पे अच्छा इंटरफेस उसको चाहिए, ओके, क्योंकि क्लाउड के बिना डेवलपमेंट ही नहीं कर नहीं पाएगा। पाएगा। प्रोजेक्ट बना के डिप्लॉय कहाँ करेगा उसको। ओके, तो वो सब चीज़ें चाहिए जो जरूरी हैं। ओके, तो अब क्लाउड का हमें आइडिया लग गया। अब क्लाउड के साथ साथ टूल हैं अलग अलग कंपनियों के, AI टूल्स हैं, जैसे IBM का है, IBM का वॉटसन ओके, एक टूल है, ओके, NVIDIA है। अब हमें उनको देखना चाहिए जो इसमें काम कर चुके हैं, Okay. इस तरह के प्रोजेक्ट रेडी टू यूज प्रोजेक्ट है। ओके, तो उनको साथ अगर मिक्स करते हैं वो लोग, तो समझ पाएंगे एक्चुअली वर्ल्ड में काम हो कैसे रहा है। ओके, अब अलग अलग सेक्टर्स है हमारे पास। रिटेल में क्या चल रहा है, सर्विस, कोई सा सेगमेंट ऐसा नहीं है जहां AI का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ओके, सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो, लॉ। ओके, लॉ के अंदर ऑटोमेशन आ चुका है आज की डेट में। लॉयर्स धीरे धीरे लॉयर्स रिप्लेस होने वाले हैं, ओके। यही उस तरफ आ रहा है। लेकिन अल्टीमेट टेक्निकल बंदे तो चाहिए। AI रोबोट्स आके क्या केस लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ रहा है सर, तैयार है सर। अभी ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, ओह, AI रोबोट पिछले महीने ही सर हुआ है। मतलब वो वकील ने प्रॉपर एक तरह का, जैसे कहते हैं ना, एक सामने बहस, नॉर्मल वकील ने, AI बेस्ड चैटबॉट ने प्रॉपर बहस की है। वाह, ये ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जज के सामने। ग्रेट। जो भी हमारे नए वो आए हैं, हेड हैं जो उसके बारे Great. सुप्रीम कोर्ट के, जो सर हर एरिया में तो यही है मुझे जो समझ में आ गया फिर थर्ड ईयर के ही मिड में वो प्रोजेक्ट पे आ जाए। सर। सेकंड ईयर से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाने चाहिए। अच्छा, थर्ड हो ईयर जाना में वहाँ से प्लेसमेंट हो चुका होता है थर्ड ईयर में सर। ओके, तो थर्ड ईयर के बाद से फोर्थ ईयर में तो कुछ बचता ही नहीं है। ओके। थर्ड ईयर में मोस्टली प्लेसमेंट थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग से हो जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए सर, अगर मैं इसको समराइज करूं कि हार्डवेयर है जी। हार्डवेयर के सराउंड ही सब कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हार्डवेयर है तो दम है, और दम है क्योंकि हार्डवेयर है, और उसी के सराउंड ही हम AI, डेटा साइंस, ML, AI, पाइथन, स्क्रिप्ट, बिकॉज सब कुछ कहाँ जा रहा है, हार्डवेयर पे ही जा रहा है। बिल्कुल। ग्रेट। तो हमारे बच्चों को ये समझना चाहिए कि देर इज़ नो सेपरेट EC, देर इज़ नो सेपरेट CS, देर इज़ नो सेपरेट EI, EN, सब कुछ एक ही है, इंटीग्रेटेड है। और बच्चों को अपने टाइम के हिसाब से दूसरे डोमेन को भी साथ देना चाहिए। 100%। उनको ये नहीं फियर होना चाहिए कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मैं CS नहीं लूँगा, या मुझे प्रोग्रामिंग आती है तो मैं CS लूँगा। क्योंकि हमारा भी जो डोमेन है सर, हमारा जो VLSI का डोमेन है और एम्बेडेड का डोमेन है, उसमें बहुत ही हार्डकोर प्रोग्रामिंग डोमिनेटेड डोमेन्स हैं, जैसे कि डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन, आर्टिकल डिज़ाइन, एंड हमारा एम्बेडेड C, एंड FPGAs को भी आज की डेट में हम C से और पाइथन से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे
बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे इन बच्चों को शायद ये समझ में आ गया होगा इस बार कि अगर वो फर्स्ट ईयर से वो इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, चाहे वो CS के हों या चाहे वो इसी के हों, तो उनको फर्स्ट ईयर में दे हैव टू स्टार्ट विद SQL, बेसिक ऑफ C++। 2 लैंग्वेज फर्स्ट ईयर में हो जानी चाहिए। सेकेंड ईयर में वो आते ही वो हार्डवेयर इंटरफेसेस के बारे में जानना शुरू करें। एटलीस्ट एक माइक्रो कंट्रोलर, चाहे वो रेनेसास का हो, चाहे वो ST का हो, TI का हो, किसी का भी माइक्रो कंट्रोलर है, और उसके साथ वो एम्बेडेड C के साथ उसको कंट्रोल करना सीखे। उसके साथ वो कनेक्ट करें सेंसर्स को, वो किस तरह के भी सेंसर्स हों, बिल्कुल। उससे पहले वो इंटरफेसेस पे भी काम कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उनके पास नॉलेज आ गई, फिर वो एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हैं। वो प्रोजेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, किसी भी डोमेन में। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, आपका एग्रीकल्चर, आपका हेल्थ केयर, आपका मेडिकल सेक्टर, आपका रियल एस्टेट जो अभी हम इंफ्राटेक के नाम से जानते हैं, या फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हर डोमेन, एवरीवेयर। कोई भी एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ो और उसको AI से सॉल्व करो। उसमें हम भी गाइड कर सकते हैं, अगर हाँ, बच्चे अगर चाहते कमेंट करते हैं अगर उसमें, तो आपको हम भी बता सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आई थिंक नो वन कैन स्टॉप देम टू गेट अ जॉब इन अ सर देखिए, इससे बेनिफिट मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, एक सेकेंड आपको उसमें। अगर बच्चे इस इंटरफेस को ले, पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का खुद का। जैसे ही वो थोड़ा सा हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, पाइथन सीखा, पाइथन हार्डवेयर से इंटरेक्ट जिस दिन कर लेगा, C सीखा, एम्बेड का पहला एक छोटा प्रोजेक्ट कर लेगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका यहाँ से यहाँ जाएगा। सर हम लोग कराते हैं एम्बेडेड के अंदर रियल टाइम प्रोजेक्ट, बट जो मिसिंग है वो है कि हम बच्चों को AI ML से नहीं जोड़ पाते। ओके। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे मिल जाए, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे CS के बच्चे आए, मेरे पास EC के बच्चे हों, जिन बच्चों को मैं, ठीक है, अगर दोनों सेपरेट काम करना चाहते हैं तो मैं एक ही प्रोजेक्ट में दोनों को सेपरेटली इन्वॉल्व कर सकता हूँ। इस तरह से भी टीवी बन सकती है। 100%। ओके, सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग सर। मुझे बहुत कुछ आज आपके साथ समझ में आया, एंड आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। उनको फियर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। सब रिसोर्सेज हेल्प करने को रेडी हैं, लेकिन ऑन द टॉप एक ही रिसोर्स है जो उनको हर तरीके से हेल्प कर सकता है। वो जो सोचते हैं कि हम ही किंग है, वो इस एटीट्यूड से बाहर निकले कि हम ही किंग है। नहीं, हम एक लर्नर है, और उसके लिए सामने वाले को भी एक मेंटर्स या एक चाहे वो जूनियर ही क्यों ना हो, अगर उसके पास नॉलेज बेटर है, उसको भी अपना मेंटर पढ़ समझकर उसके साथ आगे बढ़ें। 100%। तो आई थिंक देन नो वन कैन स्टॉप देम बिल्कुल इन गेटिंग द गोल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, एंड आई होप वी विल मीट सून अगेन। थैंक यू, बाय।